हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कस्टम आईएएस। ठीक है, तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है, क्लास 11th एनसीईआरटी, अब हम उसके 6 चैप्टर पे आ चुके हैं, जो है जुडिशरी। ठीक है, तो यहाँ पे जुडिशरी के बारे में हम कुछ जो बेसिक चीजें हैं उनको कवर करेंगे, और बुक में जो टॉपिक दिए हैं उनकी मैंने एक ये समरी बना दी है काफी अच्छे से। तो इससे आपका पूरा चैप्टर, जो एनसीईआरटी की 11th बुक है, उसका आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम अलग अलग चीजें देखेंगे, जैसे कि जुडिशरी का रोल क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका जुरिडिक्शन पावर क्या है। ठीक है, फिर एक्टिव जुडिशरिज्म देखेंगे। ठीक है, और पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो कभी कभी टसल होती रहती है, तो उसमें कौन एक दूसरे को ओवरटेक करता है, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं। जुडिशरी, दिस आइडिया of rule of law implies that all individuals, rich and poor, women and men, forward or backward caste, are subject to the same law. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? रूल ऑफ लॉ implies that all individuals, oh, all right, all individuals are equal and subject to same law. राइट, तो जो भी हो, गरीब हो, अमीर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, सबके ऊपर एक ही लॉ लागू होगा, और लॉ की नज़र में सारे लोग समान हैं। ठीक है, अब देखिए, प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ जुडिशरी इज टू प्रोटेक्ट, ऑलराइट, प्रिंसिपल रोल ऑफ जुडिशरी इज टू प्रोटेक्ट रूल ऑफ लॉ एंड इंश्योर सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। ओके, तो जो जुडिशरी है उसका मेन फंक्शन क्या है, प्रिंसिपल फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करना है स्टेट में। ठीक है, और उसके बाद इंश्योर सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, तो जो भी डिसीजन हो वो लॉ के अकॉर्डिंग लिए जाए, नो बडी इज अबाउ लॉ। ठीक है, तो अब इसको इंश्योर कैसे करेंगे, रूल ऑफ लॉ और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ को? तो देखिए, यहाँ पे दिया है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कैसे इंडिपेंडेंट होगी? एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर मस्ट नॉट, राइट, नोट हियर, मस्ट नॉट रिस्ट्रेन द फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी। ठीक है, तो जो जुडिशरी की जो फंक्शनिंग है और जो कार्यवाही है, उसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है वो मस्ट नॉट रिस्ट्रेन, मतलब उनमें कोई दखल अंदाजी वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऑलराइट, उसके बाद देखिए, अदर गवर्नमेंट ऑर्गन मस्ट नॉट इंटरफियर। ठीक है, दूसरे भी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गन्स है, जैसे हमारा पार्लियामेंट हो गया, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर हो गए, पुलिस हो गया, ये कोई भी जो जुडिशरी का वर्क है उसमें इंटरफियर नहीं कर सकते हैं। जज शुड परफॉर्म विदाउट फियर और फेवर। ठीक है, तो उनको इसकी ओथ दिलाई जाती है। अब यहाँ पे देखिए, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको आप नोट कर दीजिए, कई बार इसको अलग तरीके से पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, जुडिशरी इज अकाउंटेबल टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये सच है। अब समटाइम वो क्या करेंगे, आपको ऐसे पूछेंगे कि जुडिशरी इज अकाउंटेबल टू सुप्रीम कोर्ट, तो आपको अवेयर रहना है। ओके, ये सेंटेंस आपको बाय हार्ट होना चाहिए। नाउ, हाउ कैन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी प्रोवाइडेड एंड प्रोटेक्टेड? ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाएगा? तो लेजिस्लेचर इज नॉट इन्वॉल्व इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। ठीक है, लेजिस्लेचर इन्वॉल्व नहीं होता है, हम सबको पता है, उसके लिए कॉलेजियम सिस्टम का यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसमें जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं, उसके अलावा हाई कोर्ट के भी, सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वो जो लोग हैं वो मिलके प्रेसिडेंट को अपने जो नेक्स्ट जज होता है उसका नाम सजेस्ट करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली उनका चुनाव किया जाता है। ठीक है, फिर उनको एक फिक्स टेन्योर दिया जाता है, जब तक वो रिटायर ना हो जाए तब तक उनको आसानी से निकाला नहीं जा सकता है। ठीक है, डिफिकल्ट प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस। ठीक है, तो उनको निकालना इतना आसान नहीं है, उसको भी इम्पीच करना स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, और वो भी बोथ हाउसेस में, तो उसको निकालना आसान नहीं है। प्रोवाइडेड सिक्योरिटी ऑफ ऑफिस, सिक्योरिटी ऑफ ऑफिस मीन्स दे आर नॉट एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है प्रेसिडेंट जब चाहे तब उनको निकाल सकता है, उसका एक प्रोसीजर है, स्पेशल मेजोरिटी होगा तभी उसको निकाल सकते हैं ऑन सर्टेन
ground given in the constitution. ऑलराइट, फिर आगे देखते हैं, सैलरी एंड अलाउंस आर नॉट टू अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, तो लेजिस्लेचर की मर्जी से उनकी सैलरी नहीं होती है, देयर सैलरीज आर कम्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उनको मतलब वोट नहीं करना पड़ता है पार्लियामेंट में, दैट इज व्हाई दे कैन बी वर्क फियरलेसली एंड विदाउट इन्फ्लुएंस, इम्यून फ्रॉम पर्सनल क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो कोई भी अगर जो जज है उसका जो भी डिसीजन है, या कोई भी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसका जो जजमेंट है उसको कोई पर्सनल क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता है। मतलब जो जज ने जो डिसीजन दिया है, तो उस डिसीजन के लिए पर्सनली हम उस जज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर कोई कोर्ट को क्रिटिसाइज करता है या स्कैंडलाइज करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। रिसेंटली आपने देखा होगा प्रशांत भूषण वाला केस, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस था। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और फैक्ट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, स्पेशल पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन ग्रांट स्पेशल लीव टू एन अपील फ्रॉम एनी जजमेंट एनी कोर्ट इन इंडिया। ठीक है, अब ये वर्ड देखिए, एक्सट्रीम वर्ड है सारे, एनी जजमेंट, एनी कोर्ट, तो इसलिए आपको इसको बाय हार्ट याद रखना है। अब देखिए, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें स्ट्रक्चर दिया है, तो इसको हमने मतलब एक फ्लो चार्ट मैंने बना दिया है इसका। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से उसको हम ब्रीफली देखेंगे कि क्या उसके फंक्शंस हो, क्या उसके मतलब अंडर में आता है और किस तरीके के उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो सबसे पहले देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इट्स डिसीजन इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। ठीक है, तो विथ इन इंडिया, हाँ, विथ इन इंडिया on all courts, decision of Supreme Court is binding. All right. Supreme Court can transfer judges of High Court. High Court के judges को transfer कर सकता है. Can move cases from any court to itself. ठीक है, तो वो किसी भी केस को अपने हस्तक्षेप में ले सकता है. ट्रांसफर केसेस फ्रॉम हाई कोर्ट टू हाई कोर्ट। ठीक है, तो हाई कोर्ट से एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में भी केसेस को ट्रांसफर कर सकता है। सपोज महाराष्ट्र हाई कोर्ट से किसी केस को दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं वो। ठीक है, अब यहाँ पे आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट हियर अपील फ्रॉम लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट जो होते हैं वहां से उसकी अपील को हियर करेगा। इश्यू रेट्स, ठीक है, टू रिस्टोर फंडामेंटल राइट, ये भी करेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी इश्यू रेट कर सकते हैं, रेट्स फॉर फंडामेंटल, इसको हम नीचे पढ़ेंगे इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन नहीं किया है। कैन डील केसेस विद इन स्टेट, तो स्टेट के अंदर जो केस है उसको वो डील कर सकता है। सम टाइम अगर वो केस का ज्यूरिडिक्शन मतलब प्लेस ऑफ क्राइम और प्लेस ऑफ एनीथिंग हैपन इज विद इन द स्टेट, बट दे नीड टू इंक्वायर आउटसाइड द स्टेट, तो वो हो सकता है। ठीक है, तो स्टेट से रिलेटेड कुछ चीज है तो वो स्टेट के आउटसाइड भी उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। कंट्रोल ओवर कोर्ट्स बिलो इट, उसके नीचे जितने भी कोर्ट है उस पर उसका कंट्रोल है। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डील केसेस इन डिस्ट्रिक्ट, कंसीडर अपील्स ऑफ लोअर कोर्ट, उससे भी नीचे जो कोर्ट होते हैं। केसेस इन्वॉल्विंग क्रिमिनल ऑफेंसेस, ठीक है, क्रिमिनल ऑफेंसेस को ये इन्वॉल्व करता है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखिए सब ऑर्डिनेट कोर्ट जो है हमारे, वो भी इसके अंडर में आते हैं। सब ऑर्डिनेट के कोर्ट में क्या होगा, केसेस ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल नेचर। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको आप मार्क कर दीजिए। ठीक है, ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसमें से कई बार सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले देखिए ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, अपीलेट, एडवाइजरी और रीट। ठीक है, ये हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ओरिजिनल क्या है, एनी डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट और टू स्टेट बिटवीन यूनियन, मैनी स्टेट बिटवीन यूनियन, यूनियन एंड स्टेट बिटवीन अदर स्टेट्स। तो ये सब जो डिस्प्यूट हैं वो ओनली सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आते हैं। ओरिजिनल मतलब एक्सक्लूसिव, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ही एक्शन ले सकता है, दूसरा कोई कोर्ट एक्शन ले नहीं सकता है। फिर क्या है, अपीलेट, ट्राई अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट की जो अपील है उसको वो
सुनवाई कर सकता है, सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, जो भी है। फिर देखिए क्या आता है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन, एडवाइस प्रेसिडेंट ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंट एंड लॉ। ओके, फिर क्या है देखिए यहाँ पे मैंने बताया ना आपको, फिर उसका रिट जुरिडिक्शन, इश्यू रिट टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिविजुअल। अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायोलेट होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, तो ये कोई टॉपिक नहीं है, ये इस तरीके से दिया हुआ है हमारा। सबसे पहले है आर्टिकल 137। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट हैव पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड और ऑर्डर बाय इट। उसने जो भी डिसीजन दिया है, जो भी जजमेंट दिया है पास्ट में, उसको वो रिव्यू कर सकते हैं, उसको कैंसल भी कर सकते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, फिर देखिए आर्टिकल 144 जो है हमारा, तो इसमें क्या है, ऑल अथॉरिटीज सिविल जुडिशियल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो जितनी भी जुडिशियल और सिविल अथॉरिटीज है टेरिटरीज विद इन इंडिया, वो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अकॉर्डिंगली ही, उसके एडवाइस से ही एक्ट करेंगी। फिर ये एक फैक्ट है उसमें दिया है कि भाई जिसका लोकस स्टैंडी है वही पीआईएल फाइल कर सकता है। तो पहले ऐसा था, सेल्फ इंटरेस्ट लोकस स्टैंडी मतलब सेल्फ इंटरेस्ट पर्सनली अग्रीव पर्सन। ठीक है, तो पीआईएल से अब हमारा अगला टॉपिक आता है जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, तो जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सुमोटो पीआईएल। ठीक है, डायरेक्शन ऑन सर्टेन केसेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके पॉजिटिव क्या है। तो इसके जुडिशियल एक्टिविज्म के पॉजिटिव ये है, राइट ऑफ प्रिजनर्स। तो प्रिजनर्स की जो कंडीशन है उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट जो है वो डायरेक्ट ही कोई भी डिसीजन ले सकता है और इंक्वायरी कर सकता है। कंसीडर केसेस मेरली ऑन न्यूज़पेपर। ठीक है, तो न्यूज़पेपर में अगर कोई इम्पोर्टेंट नेशनल इंटरेस्ट या पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड या कोई वास्ट मतलब पॉपुलेशन कवर हो रही है, ऐसा कोई इश्यू है जिससे लोगों को इफेक्ट हो सकता है या कुछ बुरी असर हो सकती है, तो उस पर वो एक्शन न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल होते हैं उसके बेसिस पे भी ले सकता है। जैसे कि आप देखिए दिल्ली में जो पॉल्यूशन इश्यू है, तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना जुडिशियल एक्टिविज्म यूज किया था। देन अलाउड पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन टू फाइल पिटीशन ऑन बिहाफ ऑफ नीडी पीपल। ठीक है, तो जो मतलब एनजीओस है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन सबको ये अलाउड करता है कि जैसे कोई गरीब है या मतलब जिसको ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, अनएजुकेटेड है, तो उन लोगों के बदले ये जो पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन है वो पीआईएल फाइल कर सकते हैं। देन डेमोक्रेटाइजिंग जुडिशियल सिस्टम। ठीक है, उसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो रहा है तो वो डेमोक्रेसी को इम्प्रूव करेगा। देन फोर्स एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल। ठीक है, जैसे उन्होंने दिल्ली के केस में किया, उन्होंने ऑर्डर दिया कि भाई आपको फटाफट ये जो पॉल्यूशन से रिलेटेड है इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना है। अब पॉजिटिव है तो उसका कुछ ना कुछ नेगेटिव भी होगा। नेगेटिव क्या है, लार्ज नंबर ऑफ पीआईएल पेंडिंग हो गई है बहुत सारी। ओके, प्रोएक्टिव जुडिशियल जुडिशियल ओवररीच। कई बार क्या होता है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर दिया है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जो जुडिशरी का। तो अब ये लोग सम टाइम क्या करते हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन का और ये सब लो है, तो एग्जीक्यूटिव के जो एरिया है कई बार उसमें ये लोग ओवर रीच कर जाते हैं। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से थोड़ा सही नहीं है। ओवर बर्डनड कोर्ट्स। ठीक है, कोर्ट्स का काम इन्होंने और ज्यादा बढ़ा दिया है। ब्लड द लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, जैसा मैंने आपको बताया है। ठीक है, फिर क्रिएटिंग स्ट्रेन्स ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल बाय एंटरिंग पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव का पावर है और एरिया है उसमें वो एंटर करके जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगला टॉपिक है हमारा जुडिशरी एंड राइट्स। ठीक है, तो जुडिशरी को राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए ही बनाया गया है और लोगों के लिए ही बनाया गया है। तो देखिए, एंट्रस्टेड टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, जो इंडिविजुअल के राइट है उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी है वो जुडिशरी को दी है। वो कैसे करेगा, दो तरीके हैं। एक तो रिट
इश्यू करके फंडामेंटल राइट को डिक्लेयर कंसर्न लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल अंडर आर्टिकल 13। अगर वो कोई आपका फंडामेंटल राइट है और बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर उसको इफेक्ट कर रहा है तो कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके कैंसिल कर सकता है। ठीक है, जुडिशरी इज इंटरप्रेटर इंटरप्रिटेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे ये आप नोट कर लीजिए कि जो हमारी जुडिशरी है वो इंटरप्रिटेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ऑलराइट, फिर हैव पावर टू जुडिशियल रिव्यू, मतलब अपना जो डिसीजन दिया है उसको वो रिव्यू कर सकते हैं। उसके अलावा जो मतलब कई चीजें केस है, जैसे कोई भी चीज है उसको वो जुडिशियली रिव्यू कर सकते हैं। कोई भी लॉ है, कोई डिसीजन जो एग्जीक्यूटिव में लिया गया है, या कोई भी चीज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है और उसको इफेक्ट करती है, तो वो उस चीज को रिव्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज नोट करनी है, देखिए, जुडिशियल रिव्यू नो वेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ये जुडिशियल रिव्यू हम बहुत बार पढ़ते हैं तो हमको लगता है वो सेंटेंस दे देंगे कि जुडिशियल रिव्यू इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो जुडिशरी कैन रिव्यू सर्टेन मैटर्स। तो आपको क्या लगेगा कि ये सही है, बट ये सही नहीं है। जुडिशियल रिव्यू नो वेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पावर टू रिव्यू लेजिस्लेशन राइट। ठीक है, तो जो लेजिस्लेशन है उसको फंडामेंटल राइट अगर वायोलेट हो रहा है तो वो रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ अब हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो सम टाइम आपने देखा होगा कंट्रोवर्सी हो जाती है बिटवीन पार्लियामेंट एंड जुडिशरी। ठीक है, ये 1971 जो इमरजेंसी का टाइम था उस टाइम पे भी देखा गया था। तो यहाँ पे 2-3 टॉपिक ही दिए, काफी बड़ा वास्ट टॉपिक है ये, बट आपके एनसीईआरटी की बुक में इतना ज्यादा दिया नहीं है उन्होंने। ऑलराइट, तो हम तो इतने में ही अपना काम करेंगे। तो जो बुक में दिया है उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको ये नोट्स प्रोवाइड किया है। तो देखिए, यहाँ पे 3 चीजें दी है। व्हाट इज स्कोप ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उसको फंडामेंटल राइट में से रिमूव कर दिया है। नाउ इट इज ओनली लीगल राइट। ठीक है, आपको इसको स्टार कर देना और नोट कर लेना है कि राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट। उसके बाद व्हाट इज स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का उसका पावर कितना है। तो पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट। ठीक है, देखिए एक्सट्रीम वर्ड है, एनी पार्ट एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर। ये सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का जो सब्जेक्ट है उसको इवॉल्व किया है। तो जो भी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड की गई है उसको अमेंड नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही कैन अमेंड। फिर देखिए, फैक्ट एक और राइट विल प्रिवेल डीपीएसपी। ठीक है, तो डीपीएसपी जो है उसको हमेशा फंडामेंटल राइट प्रिवेल कर देगा। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा इस चैप्टर को भी काफी ब्रीफली हमने कवर किया है, इसकी पूरी समरी मैंने बनाई है और अच्छे से सारे टॉपिक समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये सब कंटेंट और लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, इसके बाद का जो चैप्टर है उसमें हम फेडरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।